पास्ट हिस्ट्री का महत्व को समझा था और हम लोग ऑलमोस्ट पहले स्टेप, दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप के बाद में अब हम लोग चौथे स्टेप पर आ रहे हैं, फोर्थ स्टेप पर आ रहे हैं। और आज के दिन हम लोग जानने का कोशिश करेंगे उसके फैमिली हिस्ट्री के विषय में, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री इन द पेशेंट्स लाइफ और पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री को केस टेकिंग के अंदर में लेने के लिए जो हम लोग प्रयास करेंगे उससे हमारा डायमेंशन क्या होगा और हमें कहाँ कहाँ पूछना चाहिए, क्या क्या पूछना चाहिए, इसको जानने का आज प्रयास करेंगे हम लोग। छात्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात है हमें यह समझना कि परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होता है। मनुष्य का जो पैदाइशी है वह एक समुदाय में ही होता है, एक परिवार में होता है। उस परिवार जब बड़ा होता है तो एक समाज बनता है, फिर एक देश बनता है। इस तरह से यानी कि हम लोग हमेशा एक ग्रुप में रहने का हम लोगों का नियति भी है और हम लोगों की आदत भी है। जब जितना ज़्यादा क्लोजनेस होता है उसे हम लोग छोटा सा समुदाय होता है, सबसे छोटा, उसको हम लोग कहते हैं मिनिमम यूनिट ऑफ द सोसाइटी। परिवार को कहते हैं मिनिमम यूनिट ऑफ द सोसाइटी, सबसे छोटा ग्रुप को हम लोग परिवार कहते हैं। और इस परिवार की प्राथमिकता यह होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह परिवार का यह होता है कि इसके अंदर में लोगों का अंतरंग संबंध होता है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। सभी एक दूसरे से मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और स्पिरिचुअल स्तर पर जुड़े होते हैं। तीनों लगता है ये लोग जो साथ रह रहे हैं परिवार में, ये मानसिक, शारीरिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ये तीनों स्तर पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिजिकल स्तर में हम लोग कहते हैं कि ये ब्लड रिलेशनशिप है ना, खून का संबंध है। क्योंकि हम लोग एक परिवार में जो बढ़ता है वह एक ट्रांसेंडेंटली जन्म परिवार में होता है, वहीं हम लोग बढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग का ये सिलसिला बनता है, ये विस्तार होता चला जाता है। और जब बड़ा होता जाता है तो टूट करके एक परिवार, फिर दूसरा परिवार बनता है, फिर तीसरा परिवार बनता है। लेकिन ये एक रिलेशनशिप है जो कि जितना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगा वह उसका परिवार कहलाता है ना। तो परिवार को हम लोग केवल एक छोटे से दायरे में इस मान न समझे, हम लोग समझे कि एक ऐसा दायरा, ऐसा बाउंड्री जिसके अंदर में एक आत्मीय संबंध के साथ में लोग रहते हैं। अब जैसे लोग शादी करके आते हैं तो वहाँ पर तो खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते शरीर का भी एकीकरण हो जाता है और एक गठबंधन जैसा हो जाता है, और इसको कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी ऑल्सो। तो ये जो लगाव होता है, तो अब इस रिलेशनशिप का प्रभाव क्या होता है, हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये मनुष्य का और हम लोग का हर एक सजीव पदार्थ का और हर एक सजीव चीज का एक प्रॉपर्टी है, बेसिक लक्षण है कि हम लोग प्रभावित करते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा क्लोजनेस होता है उतना ज़्यादा हम लोग प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और जितनी दूरी होती है प्रभाव धीरे धीरे घटता जाता है। लेकिन प्रभावित हो जाना एक नियति है, और उसका जैसे अगर हमको कुछ है तो हम साथ रह रहे हैं तो धीरे धीरे उसके, अब देखिएगा कि एक परिवार में रहने वाले लोगों की आदत और रहन सहन और एक जो परंपरा जो है करीब करीब एक जैसा होता है। लाइकिंग जो है, खाने पीने का व्यवस्था, कपड़े का व्यवस्था, घर के सामाजिक व्यवस्था, ये सारा चीज जो है सो प्रभावित हो जाता है और करीब करीब उसमें एक रूपता आ जाता है। तो मैं परिवार के विषय में इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको परिवार के वातावरण को देख करके भी
आपको रोगी के अंदर में कितना अलगाव हुआ है और कितना उसके साथ में जुड़ा हुआ है। हमें यह देखना होता है कि परिवार के साथ में वह कितना जुड़ा हुआ है और कितना वह अलगाव हुआ है। मान लीजिए एक परिवार है जहाँ की सारे लोग शाकाहारी हैं, ठीक है ना। वहाँ पर एकदम जरा सा भी निरामिष ये नॉन वेज फूड का कोई भी वहाँ पर महक तक नहीं आना चाहता है। लेकिन यह व्यक्ति जो इलाज के लिए आया है, यह बाहर जाने के बाद में बाहर के संगत पे इसके नॉनवेज खाने की आदत हो गई, है ना। तो ये डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल्स हो गया, है ना। उसका आकर्षण हुआ और वह नॉनवेज खाने की आदत हो गई और उसमें रुचि हो गया। तो यह एक कहा कि परिवार के प्रथा के विपरीत। और सिम्टम्स किसको कहते हैं? सिम्टम्स को भी कहते हैं, लक्षण वही होता है जो कि एक जो परंपरा है, एक जो नॉर्मल फॉर्म है, उससे अलग जो दिखलाई पड़ता है, तो वह एक सिम्टम्स कहलाता है। अब इस आदमी को जो नॉनवेज खाने की आदत लग गई, मछली का के प्रति ज़्यादा लगाव हो गया या मीट के प्रति ज़्यादा लगाव हो गया, यहाँ पर यह क्रेविंग के रूप में या उसके बदलाव के रूप में चेंजेज ऑफ के कारण यह एक महत्वपूर्ण लक्षण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह परिवार के वातावरण एक इम्पॉर्टेंट बात हुआ कि परिवार के वातावरण के कारण हमें उसके बदलाव में, आजीवन में आए हुए बदलाव में हम लोग देख रहे हैं। एक परिवार है बहुत ही उसमें कोई पूजा पाठ का या घर में रिलीजियस ये ऐसा कुछ नहीं है, है ना। और यह व्यक्ति शुरू से ही इसमें भक्ति भाव समा गया, तो उससे विपरीत हो गया, अलग दिखलाई पड़ रहा है। ये अलग दिखलाई पड़ना परिवार से कितना अलग है, रिलेटिवली हम लोग सापेक्ष रूप से जो भी चीज आपके वर्तमान से अलग नजर आता है वह उसका सिम्टम्स के कैटेगरी में आ जाता है। सिम्टम्स क्या होता है? जो कि दिखलाई पड़ता है, सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। सभी लोग जब पूजा नहीं करते हैं तो कोई नहीं पूछता है ना। हम लोग कहते हैं चोरी करने की आदत, क्लेप्टोमैनिया, आपके रूब्रिक्स भी है ना। अब परिवार बड़ा धार्मिक परिवार है, उसमें चोरी करने का तो कोई परंपरा है ही नहीं, चोरों का परिवार नहीं है, बहुत ही सात्विक नेचर का परिवार है। अब ये आदमी को चोरी करने की आदत लग गई और चोरी करना इनका नियति बन गया, तो इसे हम लोग क्लेप्टोमैनिया के कैटेगरी में ले सकते हैं। लेकिन अगर परिवार का ही वातावरण चोरी का हो, सभी लोग उसमें चोर हो या चोर का समाज हो और यह बच्चा भी चोरी करता है, तो यह लक्षण नहीं होता है ना। यह लक्षण, इसको हम लोग उतना इम्पोर्टेंट लक्षण के रूप में इसे हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग को ये दिमाग में रखना होगा कि परिवार के वातावरण से वह कितना अलगाव है, या इसका इम्पैक्ट ऑफ द प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेज दैट जो कि इसमें परिवार के साथ में जुड़ा कितना जुड़ा है और कितना नहीं जुड़ा हुआ है, यह हम लोगों को सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर से हम लोगों को जानकारी मिल जाता है, ठीक है ना। फैमिली स्ट्रक्चर को हम लोग को देखना चाहिए। परिवार के भी कई एक स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप होता है जिसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, एक कहते हैं हम लोग सिंगल फैमिली कहते हैं, जिसमें कि माता पिता और बच्चे रहते हैं। और ज्वाइंट फैमिली में माता पिता, दादा दादी, नाना दादा दादी, चाचा चाची और भी कई लोग का एक बड़ा सा परिवार होता है। छोटे से परिवार में सभी कोई को एक ही व्यक्ति को सारा काम करना पड़ता है। बड़े परिवार में कामों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक आपसी तालमेल होता है, जिसके कारण वह परिवार में सहज भाव बना रहता है। लेकिन अगर सहज भाव नहीं बनता है तो परिवार का वातावरण में एक तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है ना, तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है। और इस तनावपूर्ण स्थिति जो है सो परिवार के परिभाषा से विपरीत हो गया। तनावपूर्ण परिवार के अंदर में
तनावपूर्ण स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इस आदमी में ये वातावरण तनावपूर्ण हो गया तो इसे हम लोग तनावपूर्ण के वातावरण से विपरीत परिस्थिति को मानेंगे, और यह एक हम लोगों के लिए उसके शरीर पर, उसके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में उस तनाव का प्रभाव पड़ता है ना। अब उस परिवार में किस आदमी के प्रति ज्यादा तनाव है? पत्नी के साथ में तनाव है, अपने पेरेंट्स के साथ में तनाव है, बच्चों के साथ में तनाव है। अब देखिएगा आपके रिपोर्टरी में आपको रूब्रिक्स मिलते हैं, स्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप इन विद द फैमिली, विद द वाइफ, विद ऐसे करके कई एक रूब्रिक्स बने हुए हैं। तो मैं आपका इशारा, आप लोग कहते हैं कि सर परिवार का इतिहास का लेने से क्या महत्व है? परिवार के इतिहास में हम खाली बीमारी ही नहीं लेते हैं, वो तो मैं सबसे अंत में बोलूंगा, लेकिन ये वातावरण जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है परिवार में। और यह वातावरण है, उसका रहन सहन है, उससे विपरीत कितना है और उसके सिमिलर कितना है, ठीक है ना। विपरीत कितना है और एक सिमिलर कितना है। एक किसान का परिवार है, खेती बाड़ी, उसमें कोई आदमी का पढ़ाई लिखाई एक मैट्रिक से आगे कोई नहीं पढ़ा, तो हम लोग तो उम्मीद नहीं करेंगे ना कोई आदमी पढ़ा है इसमें आगे। लेकिन यह आदमी आया बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है ना। तो ये परिवार के रास्ते से तो अलग थलग है, और अलग थलग है तो इसके ऊपर में एक अच्छा हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो रहा। उस समुदाय में तो यह पहचान इसकी बन गई ना। लक्षण पहचान बनाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, चरित्रगत लक्षण है ना। कहते हैं लक्षण को हम लोग कहते हैं चरित्रगत लक्षण, चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। चरित्रगत लक्षण वह होता है जो कि उस समाज में, वहां पर उस भीड़ में आपको दिखलाई पड़े, है ना। उस भीड़ में दिखलाई पड़े। कोई गांव है, वहां पर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, तो एक पढ़ा लिखा आदमी पहुंच जाता है, सब लोग उसका आगे पीछे करते हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो है और लोगों से भिन्न है। तो उसी तरह से यह परिवार में भी होता है, और लोगों से भिन्न है। और लोगों से भिन्न कितना है, ये एक चीज को हम लोग को आइडेंटिफाई करना हम लोगों के लिए आवश्यक है, और ये हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। हमारा पारिवारिक इतिहास लेने के पीछे में हमारा तात्पर्य यह भी होता है कि हम लोग उसके वातावरण का अध्ययन करें, आपसी रिलेशनशिप का कितना इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग उसको देखें। तीसरी बात जो परिवार में जो का स्टेबिलिटी की बात आती है, स्थिरता की बात आती है, वो होता है एक दूसरे के साथ में कितना लगाव है ना, कितना लगाव है और कितना बिखराव है। एक माँ को एक बच्चे से तो बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना। माँ को बच्चे से प्रेम होता है, पिता को अपने बच्चे से प्रेम होता है। तो एक जो रिलेशनशिप है उसके अंदर में कितना प्रेम आधारित है या अपने लाइवलीहुड आधारित है। इसीलिए परिवार में रह रहे हैं क्योंकि यहाँ से मेरा रोजी रोटी, हमको खाना पीना मिलता है। इसीलिए परिवार में रह रहे हैं, इसमें यहाँ पर हमको कुछ साथ मिल जाता है। इसलिए परिवार में रह रहे हैं कि हमारी आत्मीयता है। देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस। परिवार का मतलब है एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं है कि हमको इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिर्फ एक साथ रहना ही परिवार कहलाता है। वहां पर कि हमारा ये मदद करेगा इसलिए हम रहेंगे, ये तो बिजनेस हो गया ना। तो ये बिजनेस की बात परिवार के अंदर में नहीं आता है। परिवार के अंदर में सारी बातें होती हैं, वह एक कॉर्डियल रिलेशनशिप का होता है, जहाँ की हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसीलिए रहते हैं कि हम रहना चाहते हैं। लेकिन एक बच्चा, इसमें आप देखिएगा जब भी होगा तो उसको आदत बनी रहती है, वह बिजनेस माइंडेड है। कोई भी काम करना होगा कहेगा कि हमको इसमें इतना पैसा दो। हाँ, यानी कि घर में भी वह बिजनेस कर रहा है। कैसे निकालिएगा? हाँ, पारिवारिक माहौल से निकल जाता है, बहुत अच्छा से आसानी से आपको दिखलाई पड़ सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये कोशिश करना है
कि हम लोग पारिवारिक माहौल से को अध्ययन करें, है ना, परिवार के माहौल को अध्ययन करें। यह एक बात हुआ। दूसरा बात जो है वह परिवार का एक इकोनॉमिकल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, अर्थ और पैसे का महत्व हमारे जीवन को बदल देता है ना। एक परंपरागत जमींदार का फैमिली है, यानी कि पैसे का कोई महत्व ही नहीं है, पैसे का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस परिवार में का। अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आता है और उससे आप पूछते हो या जानने का कोशिश करते हो कि वह कंजूस नेचर का आदमी है कि खर्चालू आदमी है, आपके रूब्रिक्स है ना, एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि खर्च उसको खुले हाथ से खर्चा करता है, पैसा जो है सो बाजार में जाकर के लुटाता रहता है। अब ये लोग की तो परंपरा है, संस्कार है पैसा लुटाने का, तो लुटाते हैं। तो ये लक्षण तो इसको हम इसके साथ में ये इसको क्या हम एक्स्ट्रावेगेंट सिम्टम्स लेंगे क्या? अलग तो नहीं है ना। लेकिन एक कंजूस परिवार है और उसमें उसको आदत लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शंस के कारण, दबाव के कारण उसका जो है मन की भाषा है वो है कि मैं खुला हूँ, पैसे में खुला हूँ। तो ये अर्थ का महत्व उसके पास में नहीं है और वह कंजूस नहीं है और वह पैसा लुटाते रहता है। तो यह जो है सो एक सिम्टम्स हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंसी के लिए। उसी तरह से कंजूस का, अगर इस जमींदार परिवार में यह बच्चा जो है सो पैसे को छिपा छिपा के रखता है, बचा बचा करके रखता है, तो ये इसके में तो लक्षण लेने के लिए मैं आपको ये एरिया, आपको डायमेंशंस में बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है परिवार के इतिहास जानने से, ठीक है ना। तो एक सोशल समाज में उसकी रेपुटेशंस क्या है, तीसरा बात आता है उस परिवार का समाज में रेपुटेशंस क्या है। अधिकांशतः गरीब तबके के लोग का रेपुटेशंस कोई खास जैसा नहीं रहता है, सभी लोग उसे एक नीचे नजर से देखते हैं, है ना। तो ऐसे में आप उम्मीद करेंगे कि उसके पास में एक ईगो बहुत ज्यादा होगा। अगर है तो इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई हेल्पलेस परिवार का आदमी है और वह ईगोलेस है, तो ईगोलेस उसमें तो ईगो खत्म ही है, उस वातावरण वो बिना ईगो के ही लाइफ में जी रहा है। तो इसके लिए हमारे पास में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो इस तरह से हम लोग अध्ययन करके हम लोग ये निकालते हैं कि इसके पारिवारिक स्टेटस के कारण इस आदमी में उसके डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर के कारण, परिवार के बनावट के कारण और परिवार के इकोनॉमिकल स्टेटस के कारण, परिवार के समाज में स्थिति के कारण उस व्यक्ति के अंदर में क्या अंतर, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से क्या अंतर है, यह हमारे लिए एक अच्छा अध्ययन का विषय बन जाता है। क्या अंतर है, यह एक अच्छा अध्ययन का विषय हो जाता है और हम लोग इसमें बहुत अच्छी तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको निकालेंगे तो हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका पोर्ट्रेट बनाने के लिए, उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को बनाने के लिए यहाँ से जो लक्षण निकल करके आएगा वह टोटलिटी का पार्ट बनेगा। अगर आप निकाल करके लाते हैं कि स्ट्रेंज तनावपूर्ण वातावरण है इसके मन में और वह परिवार के कारण है, तो यह आपका एक टोटलिटी का पार्ट बन जाएगा। उस आदमी को कंजूसी का लक्षण है, उस आदमी को कंजूसी का लक्षण है, वह परिवार के कारण है, उसके पैसे खर्च करने की आदत के कारण है, तो वह लक्षण बनेगा, है ना। पूछने से बहुत कुछ नहीं मिलता है, जानने से मिलता है, आपको ऑब्जर्व करने से मिलता है, सिचुएशंस का अध्ययन करने से मिलता है।
तो परिवार के लक्षण से हम लोग सिचुएशंस का अध्ययन करते हैं, परिस्थिति का अध्ययन करते हैं और परिवार के वातावरण से अध्ययन करते हैं। एक परिवार होता है कई एक जगह पर बिखरा हुआ होता है। जैसे आजकल का जो मॉडर्न सोसाइटी में, आधुनिक सोसाइटी में बच्चे बड़े हुए तो बच्चे के माँ बाप के 3 या 4 बच्चे हैं, एक चारों बच्चा जो है सो अलग अलग जगह पर जाके रह रहा है। नौकरी का सवाल है ना, नौकरी का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। कोई दिल्ली चला गया, कोई बॉम्बे चला गया, कोई दूसरे जगह पर जाकर के रह रहा है, दूसरे विदेश में रह रहा है। और घर पर कौन है? घर पर तो अकेले माता पिता हैं। अब इस वातावरण में एक बच्चे का संबंध पिता के साथ में, माँ के साथ में कितना घट गया या बढ़ गया, ऐसा कभी सोचते हैं हम लोग? सोचना पड़ेगा, एज ए डॉक्टर हमको सोचना पड़ेगा कि संबंध बढ़ गया कि घट गया। दूरी से हमारे संबंध घट गए या बढ़ गए। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा, होता है ना, होता है। इसको हम लोग को मान के नहीं चलना है कि नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज असंभव नहीं है। कोई भी चीज असंभव नहीं है, सभी चीज संभव है, सभी हो सकते हैं। इसको हमें दिमाग में रख के चलना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है, ठीक है ना। तो ये छात्रों, हम लोग इस वातावरण का अध्ययन हम लोग को करना है। सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है, फैमिली स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है, जॉइंट फैमिली, सिंगल फैमिली का अध्ययन करना है और सारे इम्पैक्ट को निकालने का कोशिश करना है, ठीक है ना। अब आता है उस परिवार में उस व्यक्ति की स्थिति, उस परिवार में उस व्यक्ति की स्थिति। मैं इसे समझाता हूं। एक परिवार में 4 भाई हैं ये लोग। एक बड़ा भाई होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा और इसका स्थान जो है तो सबसे छोटा है, जो रोगी आया आपका। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, आपने कभी सोचा है? मैंने इसका काफी अध्ययन किया और लोगों में देखा। इम्पोर्टेंस ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड को, चूंकि वह सबसे बाद में आता है, उसको सबसे बड़े वाले बच्चे को तो सारे चीज मिल जाते हैं और जो बचा कुचा दूसरे को मिलता है, उससे बच गया तीसरे को मिलता है, उससे बच गया चौथे को मिलता है। ऐसे करते करते ये आते आते तक लोगों का जो बच्चों के प्रति अट्रैक्शन से धीरे धीरे लगता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग सोचते हैं, लेकिन चूंकि अभ्यस्त हो जाने के कारण वो अट्रैक्शन घटता चला जाता है। अब ये बच्चा छोटा है, सभी बड़े हैं, तो सबको इसको अपना आदेश जमा रहे हैं, है ना। अब इसी तरह से बड़े बच्चे को देखिए, सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड में जब पहले बार वो परिवार में आया तो खुशियों से भरा हुआ पहला चाइल्ड आया है, पहला बच्चा आया है और सारे लोग, आसपास के लोग, सभी लोग उसका ज्यादा ये किए, तो वो फूल करके तो कुप्पा, है ना, उसको काफी, उसको हम लोग कहते हैं एक काफी उसको अति के कारण जो है सो उसका दिमाग जो है सो एक हो गया कि हम सबसे बड़े आदमी हैं, एक फीलिंग्स आ गई, है ना। तो एक परिवार के उसी तरह से हमने एक देखा, एक बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा, 4-5 भाई है और वह 5 भाई के प्रति उसकी ईमानदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सोचता है कि नहीं, मेरा ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इम्पोर्टेंस, बहुत इम्पोर्टेंस है। पिता का एक रोल, माँ का रोल, चाचा का रोल, भतीजा का रोल, ये सारे रोल जो है सो प्ले करता है किसी के जीवन को इम्पैक्ट करने के लिए, है ना। हम लोग बीच का बच्चा है ना, वो न उधर का है न इधर का है ना। वो आइसोलेटेड फील कर रहा है क्योंकि पूछता नहीं है। सबसे बड़े वाले को पूछते हैं, सबसे छोटे वाले को पूछते हैं, बीच वाले को कोई नहीं पूछ रहा है। लड़की है, हमारा समुदाय तो और खराब है इंडियन सोसाइटी में, लड़की का कोई पूछ ही नहीं है,
अभी कभी कहीं कहीं पर हम लोग पूछ हो रहे हैं, लड़की लोग आ रही हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में, लेकिन एक जमाना था जब कोई पूछ नहीं था। आपके घर में भी बहुत सारी दादी होंगी, बड़ी लोग होंगे, तो उन लोग को देखिए पढ़े लिखे नहीं होंगे, और आपके दादाजी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो वहाँ अच्छे पढ़े लिखे वाले को भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलती थी पहले, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने की परंपरा ही नहीं थी, है ना। लड़कियों को पढ़ाने की परंपरा नहीं थी, तो बड़े बड़े ऑफिसर को हम लोग देखते हैं कि उनके घर में उनकी पत्नी जो है सो इलिटरेट है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो ये चीज को हम लोग को पोजीशन ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली हमें ध्यान में रखना है। उस परिवार में उस व्यक्ति का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या पोजीशन है, उस पोजीशन में वह कितना सहज है और कितना असहज है, कितना सहज है और कितना असहज है, ये हम लोगों को समझने का कोशिश करना है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा उसके परिवार के पोजीशन, सोशल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सभी चीज को कंपार्टमेंट में बांध करके दिमाग में रखिएगा। तो केस टेकिंग करते के समय में आपको इसको जानकारी लेने का अवसर मिलेगा। मैं कोई निश्चित फार्मूला नहीं देने जा रहा हूं, निश्चित फार्मूला हो ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ एरिया हो सकता है। ये एरिया जो है सो आपको डायमेंशंस बताता है, ये एरिया ही जानने का कोशिश कीजिए, और वहां पर जाइएगा तो एक नया तरीका दिखलाई पड़ेगा, नया चीज दिखलाई पड़ेगा। ऐसा हर एक घर घर की कहानी अलग होती है ना, घर घर की कहानी अलग होती है, और उस घर में उस व्यक्ति का जो विकास होता है वह बिल्कुल ही अलग ढंग से होता है। तो डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द पर्सनैलिटी, है ना, परिवार पहला स्थान है जहाँ की आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, और वह व्यक्तित्व जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट बनता है, और यह कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट जो है सो आपके होम्योपैथी के लिए, हमारे होम्योपैथी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और दवा सिलेक्शन में, दवा के चुनाव में इसकी प्राथमिकता होती है। इसको मान करके हम लोगों को चलना ही होगा, और यह के लिए हमें परिवार के वातावरण को समझना जरूरी है, स्थिति को समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज इतना इस दायरे को, हम लोग अक्सर, मैं डॉक्टर्स लोगों को ये देखता हूँ कि वो खाली रोग पूछ करके रह जाते हैं, है ना। आपके परिवार में कोई रोग है कि नहीं है। मैं इसलिए कहा कि मैं सबसे अंत में बोलूँगा, क्योंकि ये सब तो आपके दिमाग में होगा कि परिवार इतिहास लेने का मकसद ये हुआ कि रोगी का कोई परिवार का कोई बीमारी है कि नहीं, उसका कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, कोई ब्लड रिलेशन है कि नहीं, ये जानने का। इसलिए मैंने इसको सबसे अंत में रखा। ठीक है ना। तो ये जो एरिया है, जो कि नेग्लेक्टेड एरिया है हम लोगों का, इस नेग्लेक्टेड एरिया को नेग्लेक्टेड न रहने दीजिए। केस टेकिंग करते समय में इस पर नजर रखिए, और नजर रखेंगे तो आपको रियलिटी, वास्तविकता के पास में आने का मौका मिलेगा, है ना। रियलिटी के पास में, वास्तविकता के पास में आने का मौका मिलेगा, और यह आपको सही जगह पर ले आएगा। अब हम लोग इतने वातावरण के, इतना अध्ययन के बाद में, स्ट्रक्चर्स के बाद में, एक चीज और होता है, मैं एक पॉइंट और इसमें जोड़ करके आगे बढ़ूंगा, कि एक परिवार में टुटाव होता है ना, बंटवारा होता है। टुटाव को मैं कहता हूँ बंटवारा कभी कभी होता है। सिंगल परिवार में भी हो जाता है, जॉइंट फैमिली में तो अक्सर ही होता है, और एक स्टेज आता है जबकि परिवार टूटता है, और जब टूटता है ना तो एक दीवार खड़ी हो जाती है, एक ही मकान में दीवार खड़ी हो जाती है, और यह दीवार खड़ा जो हो जाता है आपके मानसिकता पर, रोगी के मानसिकता पर को भी प्रभावित करता है कि नहीं करता है, ये देखना पड़ेगा, है ना। कोई अगर उस परिवार के दूसरे व्यक्ति जिसके साथ में दीवार खड़ी की गई,
उस लोगों के साथ में ज़्यादा अटैच था, आज उसे उससे अलग होकर के उसे माना जा रहा है कि वह अलग रहेगा। आज से हमारा परिवार का वह उसका भाग नहीं है, वह दूसरे परिवार का भाग है। तो उसके जीवन में, उसके मन में क्या प्रभाव पड़ता है। ये टुटाव की बात है ना। परिवार के टुटाव के कारण और बिखराव के कारण और उसके अंदर में डिवीजन होने के कारण जो हमारे लाइफ में चेंजेज आते हैं, ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी अध्ययन होता है ना। तो चेंजेस एवर सिंस द चेंजेज इन द फैमिली स्ट्रक्चर, ज्वाइंट फैमिली से होकर के आज वो सिंगल आइसोलेटेड फैमिली में हो गया। सेल्फिशनेस के कारण हुआ या आवश्यकता के कारण हुआ। हाँ, कोई कोई परिवार में होता है, कोई आदमी सोचता है कि पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, ज्यादा कमाई तो मेरी है, मैं और मेरे बच्चे को भी वही इम्पोर्टेंस मिल रहा है जो कि दूसरे जो कम बच्चे पैसे कमाते हैं। तो ये कंपैरेटिवली जेलसी और एक फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी फीलिंग्स के कारण बहुत कारण होते हैं बिखरने के। इस बिखराव को का इम्पैक्ट हमारे जीवन में नहीं पड़ता है क्या? पड़ता ही है, और इसको हम लोगों को सोचना और हम लोगों को अध्ययन करना हम लोगों का आवश्यकता है। हम लोगों को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को आता है। अब आइए इन सब बातों के साथ अब हम लोग कुछ उसके ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं और वहाँ पर परिवार जन्य रोगों की बात करते हैं। हम लोग परिवार में कई एक तरह के डिजीज को भी हम लोग देखते हैं, कई एक तरह के रोग आते हैं। एक रोग होता है जो कि हम लोग कहते हैं ये फैमिली ट्रेडिशन का रोग है। एक रोग होता है जो एक फैमिली ट्रेडिशन का रोग होता है, परिवार के परंपरा का रोग होता है। किसी परिवार में देखिएगा कि वह टीबी, उस परिवार में टीबी का संख्या बहुत ज़्यादा है। पिताजी को भी टीबी है, दादाजी को भी था, माने वह टीबी ओरिजिनेटेड है, यानी कि जीन्स के लेवल पर, क्रोमोसोमल लेवल पर चेंजेज ऐसा है जिसके कारण ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा होता है एक ट्यूबरकुलर पेशेंट्स के साथ में रह करके टीबी से प्रभावित हो जाना, है ना। टीबी के साथ में प्रभावित हो जाना, ये हम लोगों का एक देखना है। या तो जेनेटिकली है या हमारा कांटेक्ट के कारण है ना। कांटेक्ट के कारण है, जेनेटिक्स एंड कांटेक्ट। तो कांटेक्ट के कारण होता है तो वो हम लोग जैसे कि इन्फेक्शस डिजीज का होता है। आज हम लोग जो वैश्विक महामारी की बात करते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तो जेनेटिक नहीं हो रहा है ना, वहाँ पर हमें एक बाहर के प्रभाव के कारण हो रहा है। तो परिवार में भी एक इस तरह का एक वातावरण होता है जिसके कारण एक इम्पैक्ट होता है और वह बीमारी होता है। तो आप लोग कहते हैं कि नहीं मेरे खानदान में तो किसी को टीबी नहीं था, लेकिन हमें इम्पैक्टेड टीबी है। एक होता है कि जेनेटिकली टीबी आता है। जेनेटिकली टीबी का जो माइल्म है वह आपका डीपर माइल्म कहलाता है, यानी कि वह साइकोटिक लेवल का होगा या सिफिलिटिक नेचर का ट्यूबरकुलोसिस होगा। साइकोसिफिलिटिक लेवल पे तो हम लोग उसको डाल ही देते हैं। जेनेटिकली जो बीमारी आते हैं उसको हम लोग साइकोसिफिलिटिक में तो डाल ही देते हैं, साइकोटिक में डाल देंगे या सिफिलिटिक में डाल देंगे। लेकिन जो इम्पैक्टेड नेचर का होगा, जो कि आपको प्रभाव के कारण से आएगा, उसको हम लोग सोरिक नेचर में रखते हैं। तो हम लोग ने पढ़ रखा है और जनरल क्लासिफिकेशंस में कहते हैं कि ये टीबी जो है सो साइकोटिक है, सिफिलिटिक है या सोरिक है। ऐसा लोग नहीं कहते, कहते हैं कि नहीं ये तो साइकोटिक है। चेंजेस के कारण ऐसा हो जाता है, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ से होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो साथियों, हम लोगों को यह कोशिश करना है कि हमें उसका
या परिवार में कोई एक ऐसा रोग है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है। एक रोग बड़ा कॉमन है, मुझे कई एक रोगी देखने का और कई रोगी ऐसा मिला जहाँ की उसके परिवार में जो एक जिसको मायोपैथी कहते हैं, है ना, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का और इमैसिएशन का केस होता है। इसमें मुझे यह देखने को मिला, अगर परिवार में 4 भाई है तो चारों भाई को वो मायोपैथी है, लड़का, लड़की को नहीं है ना, लड़के को है, लड़की को नहीं है। ये जेनेटिकली है और एक म्यूटेटेड है और उस परिवार में किसी को भी नहीं था। उस पूरे जनरेशन में बहुत दूर दूर तक किसी को मायोपैथी नहीं था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रोग नहीं था, लेकिन इस बच्चे को इस जनरेशन में यह बीमारी आया। इसको कहते हैं म्यूटेटेड जनरेशन। म्यूटेटेड जनरेशन के कारण यह रोगी अभी जो है सो परिवार जो है सो इसके अंदर में यहाँ पर यह लाइलाज रोग माना जाता है। जिसको मायोपैथी हो जाता है ना, उसका जीवन बड़ा सीमित हो जाता है। 20 इयर्स, 20 साल, 20-25 को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। इतना उम्र को वो लाचार हो जाता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है ना। कैंसर, अब देखिएगा कोई कोई परिवार में कैंसर एक स्टेज पर ही आता है। उसके एक आदमी को कैंसर है और वह कैंसर एक पर्टिकुलर रीजन में ही हो रहा है। कितने फीमेल हो रहे हैं, उसको सभी को यूट्रस कैंसर हो रहा है, या किसी को, हम सभी को माउथ कैंसर हो रहा है। लोग कहते हैं तंबाकू खाता है, मैं देखता हूँ कि बिना तंबाकू खाए वाले लोगों को भी माउथ कैंसर हो रहा है। तो हमको ये मान्यता छोड़ दीजिए कि तंबाकू खाने से होता है कि नहीं होता है। आकलन करने लगिएगा कि कितने क्या खाने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो आपको जब सारे अपने अपने जो सर्वे करके इकट्ठा करिएगा तो आप पाइएगा कि सारे चीज है जिसको खाने से नुकसान होता है और सारे चीज खाने से फायदा होता है। मेरा तो ये अध्ययन है कि मैं देखता हूँ, एक आदमी बोलता है इससे तो हमको बहुत अच्छा लगता है, एक आदमी कहता है इससे बड़ा खराब लगता है। आम धारणा है कि अदरक खाने से पाइल्स बढ़ जाता है। मैं देखता हूँ कि अदरक खाने से तो बहुत अच्छा लाभ होता है, पाइल्स से तो कोई इसका रिलेशन नहीं है। और जब मैं उस अदरक का, जब जिंजर का मैंने प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया तो वो तो पाइल्स के लिए एक दवा के रूप में भी होता है। तो ये जो मान्यता जो है, मान्यता के विरोध में मान्यता को एकदम कंप्लीटली ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की बात नहीं होती है। डॉक्टर हैं आप, इन्वेस्टिगेटर हैं, खोज कर रहे हैं, और खोज करने का मतलब होता है कि अंधविश्वास और अंध रूप से लोगों को चीज को एक्सेप्ट न करें, है ना। उसे उसका एनालिसिस कीजिए और उस परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में वह उसका इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, इसको देखने का कोशिश कीजिए। ये देखिएगा तो आपको कुछ पता चलता है। तो एक हम लोगों ने देखा कि जेनेटिकली रोग, एक देखा म्यूटेटेड रोग, है ना, म्यूटेटेड रोग। एक हम लोग देखते हैं उस परिवार के बनावट के कारण उसमें रोग का होता है जिसका कि जेनेटिक संबंध नहीं होता है। जैसे कि काम नहीं करने वाले कोई होते हैं तो सबको गैस हो रहा है, दिन भर सोए, खाना बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, नौकर चाकर है वो खाना बनाता है, रख दे देता है, खिला देता है, अपने क्या करते हैं तो कुछ नहीं, तो दिन भर बैठ कर खाली गप करना है, टीवी देखना है और आपस में गपबाजी में समय काटना है। तो यहाँ पर आपका सोशल लाइफ के कारण वह है, वो उसका जेनेटिक से संबंध नहीं, आपके लाइफ स्टाइल के कारण, परिवार का जो लाइफ स्टाइल है वह आपका एक बीमारी का भी कारण बनता है। और इस लाइफ स्टाइल को अगर आप अध्ययन करिए भी करना है, परिवार के लाइफ स्टाइल को यह जानने के लिए, यह डिजीज जो है, यह कंडीशन जो है, सो इस परिवार के लाइफ स्टाइल के कारण इस व्यक्ति में है और सारे लोगों को है। तो लाइफ स्टाइल के लिए दवा दीजिएगा क्या? नहीं, लाइफ स्टाइल चेंज करवाना होगा ना।
वहाँ पर काउंसलिंग है। डॉक्टर हनीमैन ने कहा कि सब जगह हम लोग दवाई थोड़ी देते हैं, दवा जहाँ पर चेंज करने का जो अगर आपको समझाने से बात बन जाए तो हमें दवा देने की क्या जरूरत है। काउंसलिंग की बात करी गई है, तो हर एक रोग के साथ में तो हमें काउंसलिंग करनी है ना। तो हमें ये भी केस टेकिंग करने के का मतलब उद्देश्य यह भी होता है कि खाली दवा ही नहीं देंगे हम लोग, उसके साथ में काउंसलिंग भी करेंगे, उसे समझाएंगे, उसके लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे, उसे योगा करवाने के लिए कहेंगे, उसे कहेंगे कि रोज नमाज पढ़ो, है ना। 5 बार आपको नमाज पढ़ने के लिए बताया गया है तो 5 बार पढ़ो ना, वो उतना ही तो बहुत बड़ा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ले आएगा। अपना जो है वो उसका हेल्थ पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको करना है ना। योगा करने से हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, बदलाव आता है, चेंजेज आता है, स्वस्थ होता है आदमी, तो उसको करना है। खान पान में हमें चेंजेज करना है। ये सारी चीज को जो चेंजेज करने की आदत हमें डालने के लिए भी, काउंसलिंग करने के लिए भी हम लोग को अध्ययन के परिवार के इतिहास का अध्ययन करना है, ठीक है ना। एक है परिवार में देखिएगा जो जहाँ पर है, जहाँ रह रहा है, उस नेटिविटी का भी इफेक्ट पड़ता है, उस स्थान का भी इफेक्ट पड़ता है ना। गांव का स्थान है, शहर का स्थान है, तो वह गांव के स्थान में कितना गांव है, शहर के स्थान में कितना शहर है, ठीक है ना। परिवार का इतिहास लेते समय में एक चीज जो हम लोग को प्रॉब्लम हुआ करता है डिजीज को लेने के लिए, क्योंकि लोगों को अगर आइसोलेटेड फैमिली में रह रहा है तो बहुत से पारिवारिक बीमारी की जानकारी नहीं होती है। हमको तो पता नहीं है दादाजी को क्या बीमारी था, दादाजी नहीं है, गुजर गए थे। दादी को क्या हुआ था हम तो देखे ही नहीं दादी जी को, तो कोई लोग बता नहीं पाता है, तो ऐसा समस्या आता है। तो इसको भी हम लोग निराकरण करना है। उसका परिस्थिति को अध्ययन करने के बाद में आप जेनेटिकली है कि नहीं है, इसको देखने के लिए आपको परिस्थिति का अध्ययन कीजिएगा तो ये आपको पता चलेगा। एक और बात बड़ा अच्छा हमने देखा, एक आदमी, एक बच्चे की माँ का बहुत ही बचपन में ही डेथ हो गया। बच्चा को माँ का चेहरा भी याद नहीं है ना। पिताजी नहीं है या माँ नहीं है या दोनों नहीं है। हम लोग का अब आइएगा साइकोलॉजी और हमारे रिपर्टोरियल अप्रोच में 3 बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक्स आपके ऐड किए गए। एक है फादर एब्सेंट सिंड्रोम, पिता के नहीं रहने के कारण उसका प्रभाव। दूसरा है मदर एब्सेंट सिंड्रोम और एक है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि किसी के साथ में किसका कितना लगाव है। एक कहता है कि माँ का बेटा है, एक कहता है पिता का बेटा है। कहते हैं ना तुम किसके बेटे हो, मैं माँ का बेटा हूँ। उसे पूछिएगा क्या किसके बेटे हो, मैं पिता का बेटा हूँ। तो ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्सेस जो है तो आपको होता है। जनरली अपोजिट सेक्स के साथ में ये ज़्यादा लागू होता है, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अपोजिट सेक्स के साथ में ही लागू हो। ये किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमें थोड़ा सा ध्यान देने से, और मैं 1 घंटा का लेक्चर दे रहा हूँ, 40-45 का ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो इतना समय नहीं लगता है केस टेकिंग में। इतना में तो हम लोग को पूरा कर लेना है, ताकि हमारे पास समय भी नहीं है। और मैं देखता हूँ कि थोड़ा हर एक केस टेकिंग करते समय में अगर आप जागरूक रहिएगा, आप कॉन्शियस रहिएगा, तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कॉन्शियस रहना, बोलने का स्टाइल, सारे चीज़ को देखते रहने का स्टाइल। इसलिए मैंने शुरू में पहले उस सबका आपके पास में एक भूमिका बना दिया था। ये देखना, सुनना और बात करना, ये सारा एक ऑब्जर्वेशंस का पार्ट है, और इसमें ही हमेशा सारा दुनिया ले लेना है रोगी का। अपने छोटे से समय में, एक छोटे से केस टेकिंग के समय में सारी दुनिया को, उस रोगी के सारे दुनिया को अध्ययन कर लेना है। ये केस टेकिंग का हम लोगों का चैलेंज है। हम लोगों के लिए
सबसे बड़ा चुनौती है केस टेकिंग का, कि इस चीज़ को करना है। तो साथियों, आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ बताया हूँ, लेकिन मैं आपके दिमाग में यह बैठाने का कोशिश किया हूँ कि परिवार इतिहास में खाली रोग नहीं है, उसका वातावरण भी है और उसका प्रभाव भी है और उसके कारण व्यक्तित्व का निर्माण भी है। और इस व्यक्तित्व के निर्माण में को जानने के लिए परिवार का अहम भूमिका है और इस अहम भूमिका को आपको थोड़ा सा समय जरूर रोगी के साथ में पूछताछ कीजिए। इससे आपको उसके जीवन के व्यक्तित्व का जानकारी होगा, है ना। मैंने एक हाल में एक रोगी को देखा, उस आदमी का शरीर बड़ा थुलथुला था, ओबेसिटी जिसको कहते हैं ना, मोटा व्यक्ति था। तो मुझे लगा कि ये आदमी बड़ा मोटा है, ओबेसिटी है, मेरे दिमाग में घूम रहा था। इसी बीच में मुझे एक बार उसके घर जाने का मौका मिला। मैं देखा कि उसकी पत्नी भी मोटी है, उसके 4 बच्चे थे। चारों लोग को देख करके लगा कि चारों ओर खाली फुटबॉल ही है। ओबेसिटी एक उस परिवार का परंपरा है ना, वो क्या हो गया, वो तो उसका स्ट्रक्चर ही है, कॉन्स्टिट्यूशन पैटर्न है। इसको कम कर पाइएगा, सारे लोगों को कितना भी कम करिएगा तो कुछ परसेंटेज एक्सरसाइज के कारण, कुछ परसेंटेज लाइफ स्टाइल के कारण आप उसको कम कर सकते हैं। तो ये सारे बदलाव को देखिए और इसको प्रयास करते रहिए। यह आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा और नई दुनिया को, और इंटरेस्ट बड़ा अच्छा है इसमें। एक नई कहानी सुन रहे हैं, लोग कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, और आपके सामने में तो एक कहानी का किताब ही खुला हुआ है ना। कहानी का किताब पढ़ने में तो अच्छा लगता है ना, फिल्म देखना तो अच्छा लगता है। तो जब आपके सामने में कहानी की किताब खुली हो और फिल्म खुला हो, तो ये स्क्रीन पर देखने का क्या जरूरत है। तो आप डॉक्टर होने के नाते आपके पास में इतना अच्छा अवसर मिला हुआ है, रोगी का मदद भी करना, अपने ज्ञान का भी विकास करना और अपना समय भी एक बहुत अच्छे काम में लगा देना। ठीक है ना। तो साथियों, आज हम लोग इसके साथ में आज का लेक्चर्स को मैं समापन करता हूं। और मैंने आपको जो बताया कि इंट्रोडक्शंस के बाद में और प्रेजेंट हिस्ट्री के बाद में और पास्ट हिस्ट्री के साथ में और ये फैमिली हिस्ट्री तक जो मैं आया, ये हर एक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। हर एक का अपना अपना अलग अलग, कौन ज़्यादा कम है, कौन ज़्यादा नहीं महत्वपूर्ण है या बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। कहीं न कहाँ न आपको लक्षण मिल जाएगा, यह परिस्थिति और समय बताएगा। कहाँ लक्षण मिलेगा, कहाँ लक्षण नहीं मिलेगा, यह परिस्थिति बताएगा। इसीलिए छात्रों, सजगता बनाए रखिए। यह फैमिली इतिहास आपको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा आपके नॉलेज में, रोगी को समझने के लिए केस टेकिंग में। और यह फैमिली इतिहास पास्ट हिस्ट्री के साथ में मिलकर के ये सारे चीज एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रेजेंट, फैमिली, ये सारे एक चीज से जुड़े हैं, अलग अलग नहीं है ना। अलग मान के तो चलना ही नहीं है। तो इसको अलग नहीं मान करके उसे एक मान करके चलिए और आप देखिएगा कि आपके जीवन में एक है, प्रयास करते रहना है, इसे स्किल के रूप में देखना है, अपना कुशलता इसमें बनाना है ना, और आदत बनानी है। और होम्योपैथी बनने के प्रति अगर आपका लालसा है, आपका इच्छा है, तो वह पूरा जरूर होगा अगर आप इसे काफ़ी गहराई के साथ लेंगे, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में इसको टेकअप करेंगे, तो आप निश्चित रूप से होम्योपैथी के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। होम्योपैथी में आप अच्छा अपने आप को सफल पाइएगा और होम्योपैथी आपका जीवन का एक सफलता का माइलस्टोन बन जाएगा। तो हम आज इस शब्दों के साथ आज का इस लेक्चर का समापन करता हूँ और मुझे
उम्मीद है हम लोग अगले क्लास में फिर अगले विषय पर, जो कि हमारा नेक्स्ट विषय है आपका, हम लोग आ जाएंगे मेंटल पर, उसको हम लोग देखेंगे। तो मैं आज का क्लास को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।